नमस्कार दोस्तों एंड आई वेलकम यू टू दीप कॉन्सेप्ट। आज के इस लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर के बारे में, जो कि बनाया गया है उत्तराखंड के अंदर। तो क्या इसका सिग्निफिकेंस रहने वाला है, कौन कौन से हमारे सामने चैलेंजेस हैं अगर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, तो इंडिया के अंदर इनकी डिमांड्स कितनी है और किस प्रकार से वे फॉरवर्ड हो सकता है। तो ये अपनी तरह का एक पहला प्रयास किया गया है जिसको कहा जाता है फर्स्ट इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर या फर्स्ट इलेक्ट्रिक पिलग्रिम्स कॉरिडोर। Here is the news cutting. India's first electric pilgrims corridor in Uttarakhand, charging point for electric vehicles. तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ाने के लिए ये वाला जो काम किया गया है उत्तराखंड के अंदर चार धाम की यात्रा के लिए हम बात करेंगे आगे। बट बिफोर वी बिगिन, आप सभी से रिक्वेस्ट है यार, प्लीज अगर चैनल पे नया आए हो तो दीप कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इट इज हम्बल रिक्वेस्ट। नाउ तो 22 अप्रैल की बात है। 22 अप्रैल की कोई जो यात्रा है शुरुआत होने वाली है उत्तराखंड के अंदर, जिसको चार धाम की यात्रा का नाम दिया जाता है। आपको पता होगा उत्तराखंड के अंदर जो चार धाम की यात्रा है, दैट इज द केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री एंड गंगोत्री। ठीक है, ये चार जो आपके तीर्थ स्थल हैं इनकी यात्रा होती है। 900 किलोमीटर का ये रूट रहने वाला है और इस रूट के ऊपर प्रत्येक 30 किलोमीटर के ऊपर चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। और इसी वाले रूट को बोला गया है फर्स्ट इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर। यहाँ पर स्पेस को भी आइडेंटिफाई कर लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा और बहुत सारा काम भी इसके ऊपर हो चुका है। तो अब बात करते हैं कुछ सिग्निफिकेंट के बारे में। तो इस मतलब इस इतना सिग्निफिकेंस हमारे लिए क्यों हो ये वाला चीज, क्योंकि इंडिया की हम बात करते हैं। इंडिया इज करंटली फिफ्थ लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट इन दी वर्ल्ड, और जल्द ही हम लोग टॉप 3 के अंदर भी आ जाएंगे। तो कार प्रोड्यूसिंग की बात करते हैं या फिर व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, इंडिया अभी 5वें नंबर के ऊपर है और इसको हमें जल्द ही तीसरे नंबर के ऊपर भी लेके आना है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जितनी ज्यादा हमारे देश के अंदर होम ग्राउंड में मैन्युफैक्चरिंग होगी, उतने ही जल्दी हम लोग इस अचीवमेंट को हासिल कर पाएंगे। साथ ही साथ जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, दैट इज शायद ये हुआ था कॉप 21 के अंदर। यस हाँ, कॉप 21 पेरिस के अंदर हुआ था, कॉप 21 2015 के अंदर। तो ये पेरिस एग्रीमेंट के जो डिमांड है, यहाँ पे 3 हमको गोल यहाँ पे निर्धारित किए गए थे पेरिस एग्रीमेंट में। उनमें से एक था कार्बन एमिशन को कम करना है एंड रिड्यूस करना है ग्लोबल वार्मिंग को। उसको भी या अचीवमेंट करने के लिए, उसको भी मीट करने के लिए ये वाला जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो प्रोग्राम है ये हमको काफी बेनिफिशियल रहने वाला है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो इतना हम लोग इसके ऊपर जोर क्यों दे रहे हैं? जैसे आप देखोगे फेम योजना चलाई गई थी सरकार के द्वारा बजट के अंदर, तो वो पूरी की पूरी एक प्रकार से डेडिकेटेड थी टू द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसाइजिंग है। तो इसका इतना ज्यादा बेनिफिट्स क्या है? पहला बेनिफिट ये है कि ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं, दे आर लेस रिक्वायर लेस मेंटेनेंस, क्योंकि इनके अंदर फ्यूअर मूविंग पार्ट्स होते हैं। अगर आप बात करोगे जो फ्यूल कंब्यूजन या फिर कंब्यूजन इंजन के जो व्हीकल होते हैं, उनके अंदर मूविंग पार्ट्स ज्यादा होते हैं, यानी कि स्पेयर पार्ट्स की अगर बात करोगे तो बहुत ज्यादा स्पेयर पार्ट्स होते हैं, महंगे भी मिलते हैं, मेंटेनेंस ज्यादा होती है। लेकिन इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यहाँ पर लेस मेंटेनेंस है, पहली बात। दूसरी बात, हमको जो हमारा ग्रीन हाउस इमिशन गैस को जो कम करना है, 33 से लेकर 35% तक हमको 2030 तक इसको कम करना है और 2005 लेवल के नीचे लेके जाना है। ये हमारा जो हमारी जो एक प्रकार से एम है, इसको भी हमें क्या करना है, मीट करना है। उसमें भी ये हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि अगर जो आप बात करोगे कंब्यूजन इंजन की, ये डिस्चार्ज करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस को इनटू द इन्वायरमेंट, और जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल रहने वाली है हम सब के लिए। ठीक है। दूसरी बात, दे आर इकोनॉमिकली अनअफेक्टेड बाय द एस्केलेटिंग जियोपॉलिटिकल टेंशन। अब मान के चलिए जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, अगर उनके अंदर कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन हो जाती है तो वो क्या कर देते हैं, ऑयल के जो प्रोड्यूसिंग को कट कर देते हैं। इससे क्या होगा, ऑयल प्राइसिंग बढ़ जाएगा। तो हमको इससे भी कोई टेंशन नहीं रहेगी। भी आप अगर मान के चलिए लड़ो मरो कटो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑयल प्राइसिंग को बढ़ाओ। अगर हमारे पास ज्यादातर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं तो हमको ऑयल जो प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उनके ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा ऑयल के लिए, है ना। सो दे कैन लेसन इंडियाज रिलायंस ऑन दी गल्फ कंट्रीज फॉर ऑयल इंपोर्ट्स। साथ ही साथ इनोवेशन एंड इन मोबिलिटी एंड हाइब्रिड बेस्ड टेक्नोलॉजी को भी हम लोग यहाँ पे इंप्रूव कर सकते हैं, और रीजनल इंडस्ट्रीज को भी यहाँ पे बढ़ावा मिलेगा। हमारा जो होम ग्राउंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें भी हम लोग अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रोडक्शन में। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं, और भी कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि setting up a new production and charging system infrastructure will improve skill building program and create न्यू जॉब्स। तो हमारे अगर होम ग्राउंड के अंदर हम लोग
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग लगाएंगे, या फिर स्टेशन की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसको लगाएंगे। यहाँ पे कंपोनेंट्स भी होते हैं, उसके लिए भी अलग से मैन्युफैक्चरिंग लगती है। तो वो चीज क्या करेगा, हमारे लिए क्रिएट करेगा मोर जॉब्स को। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज आएंगी, स्किल बिल्डिंग प्रोग्राम्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं। साथ ही साथ इट विल एड इन ब्रिंगिंग मोर इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, और हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसके अंदर भी इफेक्टिवनेस आ सकती है, ऐसा बताया जाता है। दूसरी बात, देयर इज ए डिमांड फॉर मोर इन्वायरमेंटली फ्रेंडली व्हीकल्स। इन्वायरमेंट के साथ में हमने क्या करना है, एक प्रकार से फ्रेंडली व्हीकल्स को यहाँ पे लेके आना है, ताकि ग्रीन हाउस को भी कम किया जा सके। क्योंकि बढ़ते हुए अर्बनाइजेशन से वातावरण सारा का सारा चेंज हो रहा है और क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है। ठीक, ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है, तो बहुत सारे इम्प्लीकेशन और रेपरकेशन इसके हो सकते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हमें क्या करना है, बढ़ावा देना है। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे, साथ ही साथ कुछ चैलेंज भी हमारे सामने हैं। बेनिफिट्स तो हमने देख लिए, कुछ चैलेंज भी तो हैं। जैसे गवर्नमेंट ने एक फेम योजना लाई थी पिछले साल, बजट के अंदर इसको अनाउंस किया गया था। नाउ द गवर्नमेंट फर्स्ट प्रायोरिटाइज कार स्टैंडर्डाइजेशन विद फेम योजना। साथ ही साथ हमको एक चैलेंज ये हमारे सामने आता है कि जो इंडिया के अंदर अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं, तो नियर अबाउट रफली 13 लाख रुपए का एक आपको कार मिलेगी यहाँ पर भारत के अंदर, जो कि 5 लाख रुपए ज्यादा है। किससे? जो फ्यूल इफिशियंट व्हीकल्स हैं उनसे 5 लाख रुपए ज्यादा है। अब अगर हम बात करते हैं किसी मिडिल क्लास फैमिली की, या फिर इंडिया के अंदर मोस्टली अगर हम बात करते हैं, गाड़ी लेना वही पसंद करेंगे, या फिर कोई भी व्हीकल आप लगा लीजिए जो 5 लाख रुपए में कम मिल रहा है, तो दे आर मोर एक्सपेंसिव अभी के लिए। लेकिन अगर धीरे धीरे हम लोग टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करेंगे, स्किल बिल्डिंग, स्किल डेवलपमेंट करेंगे, तो ये चीज हो सकती है, कम इसका प्राइस हो सकता है। बट अभी के लिए, फिलहाल के लिए हमारे सामने बड़ा चैलेंज है कि किस प्रकार से इसका जो प्राइस है उसको कम किया जाए। सो दे आर क्यूट एक्सपेंसिव टू सेट अप इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर चार्जिंग। अब ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट चैलेंज रहने वाला है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करना भी अपने आप में एक्सपेंसिव होता है। चार्जिंग स्टेशन लगाना, जो लैंड है उसको बाई करने, और साथ ही साथ जो बाई द कंपोनेंट्स। अब जो स्टेशन लगाने हैं, चार्जिंग स्टेशन हमको लगाने हैं, उनके लिए कंपोनेंट्स भी चाहिए। और ये कंपोनेंट्स इंडिया के अंदर इतने ज्यादा नहीं बनते हैं, तो ये कहाँ से आते हैं? चाइना से आते हैं। चाइना इज करंटली वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ दीज पार्ट्स। तो हमको डिपेंड रहना पड़ता है चाइना के ऊपर फॉर दीज इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्ट्स। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरी बात, द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सच व्हीकल्स रिक्वायर्स हाईली टेक्निकल एबिलिटीज, और जिसकी हमारे इंडिया में अभी तक बहुत ज्यादा कमी है। इतनी ज्यादा टेक्निकल एबिलिटीज हमारे इंडिया में हमारे पास नहीं है। नाउ इन शॉर्ट सप्लाई इन इंडिया, तो इन एबिलिटीज को भी हमें वास्ट लेवल के ऊपर क्या करना, डेवलपमेंट करना ही पड़ेगा। ये कुछ हमारे सामने चैलेंज है। साथ ही साथ इनएडिक्वेट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। अब आप बात करोगे, जैसे कि देखो, जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी आती है उसके अंदर ही बहुत ज्यादा कमी होती है। कई कई बार आप देखोगे गर्मियों के अंदर अब आगे आगे कम से कम 18 से 20 घंटे तक लाइट कट हो जाती है। तो ये तो अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बात करते हैं 24 घंटे की, लेकिन 24 घंटे लाइट आती नहीं है ना। और जो खेतों के अंदर यानी कि एग्रीकल्चर, खेती के लिए मतलब जो लाइट दी जाती है, उसके अंदर भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसके अंदर भी पावर कट देखने को मिलती है। तो ये कुछ चैलेंज थे हमारे सामने जिनको हमें लेजन करना पड़ेगा। नाउ वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? तो नीति आयोग हैज suggested priority and non-priority lanes and designated parking place for the charging automobiles। तो ये नीति आयोग ने कुछ सजेस्ट किया था कि हमको प्रियोरिटी और नॉन प्रियोरिटी लेन्स को यहाँ पे निर्धारित करना पड़ेगा, और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उनके लिए एक डेजिग्नेटेड पार्किंग प्लेस बनाना पड़ेगा, ताकि एक प्रकार से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दिया जा सके। एंड अर्बन प्लानिंग इज रिक्वायर्ड, ये भी जरूरी है। साथ ही साथ जो हमारा 2021 का एक बैटरी मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रेगुलेशन एक्ट है, या एक रेगुलेशन नियम है, उसके अंदर जो मेथड बताए गए हैं बैटरी को मैनेजमेंट करने के लिए, उसको हमें स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करना पड़ेगा देश के अंदर, ताकि इन्वायरमेंट को इसमें कोई एडवर्स इफेक्ट न हो। जब जैसे जो बैटरी होती है आपकी, कोई भी आप बैटरी लगा लीजिए, व्हीकल्स की बैटरी लगा लीजिए, या फिर जो भी, जैसे कि ये आपका होता है ना, बैटरीज फॉर दी, क्या बोलते हैं इसको, इन्वर्टर, यस इन्वर्टर बोलते हैं ना। तो इनके लिए भी जो बैटरीज होती हैं उनको जो हैंडलिंग करना है, उनको आपको एक प्रकार से मैनेजमेंट करना है, तो उसको जो नियम रेगुलेशन बनाए गए हैं उनको स्ट्रिक्टली देश में इन्फोर्स करना पड़ेगा, ताकि इन्वायरमेंट को कोई ज्यादा एडवर्स इफेक्ट न हो। तो ये कुछ बातें थी, कुछ वे फॉरवर्ड था जिसको कैरी आउट करके हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर और भी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी किस प्रकार से इलेक्ट्रिक कॉरिडोर हमारे लिए महत्व रखता है। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे। अगर लेक्चर पसंद आया तो प्लीज हिट द लाइक बटन, एंड अगर चैनल पे नए आए हो तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है
एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे विद अस।